हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पहले समझते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, आपने बचपन में सीखे होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर्स, इन नंबर्स के बारे में आपने सीखा हुआ है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इवन नंबर से हम समझते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 के टेबल पे आते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। अब यहां से हम इसको समझते हैं। देखो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसका मतलब यह है समान अंतर श्रेणी। इसका मतलब है कि दो नंबर्स के बीच में अगर गैप को, यानी कि जो एक फिक्स नंबर को बार बार ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाता है? समानांतर श्रेणी बन जाता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। कैसे? इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी नंबर के बीच में जो गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है यानी कि +1 है। इसके बीच में जो गैप है वो भी कितना है? +1 है। इनके बीच का जो गैप है वो भी कितना है? +1 है। इनके बीच का गैप कितना है? +1 है। अगर आप इसमें देखें तो बेटे इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? +2 है। इनके बीच का जो गैप है वो भी +2 है, यानी कि 4 में 2 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर आया। फिर 6 में +2 किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया। फिर इसमें प्लस किया 2 तो अगला नंबर आ गया। तो ऐसे आप देखें कि अगर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को हम बार बार ऐड करते चले जाएं तो वो क्या बन जाते बेटे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाते। इतना सिंपल है ये। ठीक है, अब यहां पे आपको इसको कैसे समझना है उसको भी समझते हैं। ठीक है, यहां पे आपको इसकी अगर मैं जनरल फॉर्मेट लिखूं बेटे तो जनरल फॉर्मेट क्या कहती है? देखो, ये जो पहले नंबर पे हमने लिखी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट होती है। ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि एक फिक्स नंबर को हम बार बार ऐड करते जाएं प्रीसीडिंग टर्म में तो आपके पास एक नया नंबर आता चला जाता है और जो लिस्ट बनकर आपके पास तैयार होती है इसी को हम कह देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि इसको और अच्छे से कैसे इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, कैसे इसकी टर्म्स को डिफाइन किया जाता है उसको समझते हैं। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये जो पहले नंबर पे लिखी हुई है दोनों, इसको हम लिख सकते हैं बेटे A1। ठीक है, और नेक्स्ट वाली को हम क्या लिख सकते हैं? जो सेकंड नंबर पे टर्म लिखी हुई है इसको लिखते हैं A2। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखी हुई उसको क्या लिख सकते हैं? A3। और ऐसे चलते हुए कहां तक लिखी जा सकती है? लास्ट में AN तक, जी नंबर तक वो हो सकती है। यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब n यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, दोनों तीनों नंबर हो सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर आपके पास यहाँ पे n हो सकता है। ठीक है, अब ये मेरी बन गई बेटे AP। ठीक है, अब ये AP बनी कैसे है? ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया, ये बनी कैसे है? आप इसको ध्यान से देखिए, यहां से हम इसको समझते हैं। ये जो मेरा A1 है, ये A1 क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म ही है, इसको हम टर्म कहते हैं। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसे हम टर्म को डिफाइन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो A1 है, ये A1 क्या है? जो फर्स्ट टर्म ही होती है वो A1 होती है, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? A1 ही है। ठीक है, यानी कि A1 कैसे बना? A से बना, हम इसको A से डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, A2 कैसे बना? A2 कैसे बना बेटा? A में क्या प्लस किया गया? ध्यान से देखिए, ये फिक्स नंबर ऐड किया गया। ठीक है, तो इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि फिक्स नंबर को आप यहाँ पे नोट बना सकते हो, ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसी फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि जो बार बार नंबर दो नंबर्स के बीच में जो गैप होगा बेटा, इसी गैप को हम क्या कह देते हैं? D कह देते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आएगा ऐसे D लगा सकते हैं। तो A3 क्या बनेगा बेटा? A3 को देखिए, A3 कैसे बनेगा? A में ये जो फर्स्ट है इसमें कितनी बार D ऐड करना पड़ेगा? 1 2, यानी कि D प्लस D करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं 2 टाइम्स D लिख सकता हूं। इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 2D लिख सकता हूं। A4 को देखिए आप, A4 में A प्लस में कितने बार D करना पड़ेगा? 1 + 2 + 3,
ठीक है, 3 बार डी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 3d करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो होगा। अब आप इसको ध्यान से समझिए बेटा कि जो a1 होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं वो हमारी a ही होती है। जो a2 होता है उसमें आप देखें a प्लस डी कर सकते हो। ठीक है, a3 देखो कैसे बना, a प्लस 2d से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको हटा देता हूं यहां से, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब इसको समझिए बेटा, इस सीक्वेंस को अगर आप थोड़ा सा जज करें तो a5 कैसे बनेगा, a में 4 प्लस कर दें। ठीक है, तो ये ध्यान से अगर आप देखें तो a1 a आ रहा है, a2 a प्लस d आ रहा है, a3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, एक कम कर दिया गया है। 4 में एक कम कर दिया गया है, 3 आ गया। 5 में एक कम कर दिया तो 4 आ रहा है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं, an निकालूं, तो an कैसे बनेगा बेटा, a में n की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, n-1, यानी कि 5 था तो एक कम करके लिखना पड़ा। अगर n होगा तो उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, साथ में लगा देंगे d। तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मेट आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेशन है आपकी एपी की। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आप इसको समझिए कि टाइप्स ऑफ एपी। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप्स ऑफ एपी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, देखो 2 टाइप की एपी होती है आपके पास, सिंपल। एक होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, ठीक है, और एक होती है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। 2 टाइप की एपी होती है, सिंपल सी। ठीक है, एक फाइनाइट एपी क्या होती है, जिसमें आपके पास, जैसे मैं एग्जांपल समझता हूं, जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, मैं लिखा 2 4 6 8 10, बस यहां तक लिख दिया मैंने। तो आप देखें यहां पे इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 टर्म है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। तो ऐसी एपी में जिसमें हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसको हम कह देते हैं फाइनाइट एपी। अच्छा, इनफाइनाइट क्या होती है, नाम से क्लियर है। जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 11 और ये डैश डैश लगा दिया, ये चले जा रही है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में इस एपी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे बेटा। ठीक है, ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें आपके से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इन स्टेटमेंट से एपी बनती है या नहीं बनती। सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपके पास एक टैक्सी का जो फेयर है, जो किराया है, वो 15 रुपीज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, 15 रुपीज है, और उसके बाद अगर आप एडिशनल किलोमीटर चलते हैं 1 किलोमीटर के, आपको 8 रुपीज यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं अगर ए से बी तक चलता हूं, यहां तक जाता हूं, तो मेरे को 15 रुपये फिक्स किराया देना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाता हूं तो मेरे को 8 रुपीज का किराया देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मेरे को किराया देना पड़ेगा, फिर 8 रुपीज। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाऊंगा, फिर अगेन 8 रुपीज का मेरे को किराया देना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर पे, यानी कि फर्स्ट चार्जेस पे आपको कितने देने पड़ेंगे, 15 रुपीज। ये फिक्स चार्ज है एक तरह से। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट डिस्टेंस होगी, यानी कि A1 जो होगा वो A होगा, यानी कि पहला जो किराया है फर्स्ट, वो कितना है, 15 रुपीज का है। फिर A2 जो है वो कितना है, A2 कितना बनेगा बेटा, उसमें देखो A2 कैसे बनेगा, 15 में हम 8 प्लस करें तो कितना बन जाता है, 23 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो D दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, 8 रुपीज का दे रखा है। पे 8 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। तो A प्लस D हम करेंगे। A2 मैंने अभी बताया था आपको, A2 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 15 प्लस 8 करें तो आंसर आता है 23। ठीक है, फिर A3 निकालें तो A3 कैसे बनेगा, A प्लस 2D। देखो यहाँ पे 3 है तो 1 कम करके यहाँ पे लिख सकते हो आप डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देखें बेटे क्या करेंगे हम, 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, तो 8 2 जा 16, 16 में 15 प्लस करेंगे तो आएगा 31। ठीक है बच्चा। उसके बाद A4 अगर हम निकालें तो आप देखेंगे A प्लस 3D हमें करना पड़ेगा, यानी कि 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। इसका मतलब है हम इसमें 8 3 जा 24 और उसमें प्लस करेंगे 15 तो आंसर आएगा 39। ठीक है, तो इस तरह से आप एपी को बना सकते हो। तो आपके पास ध्यान से देखें बेटे, जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये क्या बना रहा है, ये मेरी एपी बन चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास किराया था वो कितना था, 15 आया था।
उसके बाद आप देखें कि 15 में हमने अगला फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया ऐड किया तो टोटल कितना हो गया 23 हो गया। आप यहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए अगला नेक्स्ट किलोमीटर का जो टोटल किराया होएगा वो कितना होगा 15 + 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट किराया चेक करेंगे तो कितना आया 31। ठीक है, आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी बेटा चेकआउट कर सकते हो और ऐसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब हमें चेक करनी है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डी चेक करना पड़ेगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा, ऑब्वियसली A2 - A1 करके, A3 - A2 करके और A4 - A1 करके। अगर इन सभी का, इन तीनों का जो गैप है, इसका और इसका जो गैप है वो सेम आ गया, तब हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है ये एपी फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कैसे चेक होगा। देखो A2 - A1 यानी कि 23 - 15 करेंगे, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो उसको। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 31 - 23 और लास्ट आएगा 39 - 31। तो आप देखेंगे इन सभी का जो गैप है बेटा वो 8 आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप भी 8 है और इन दोनों के बीच का गैप भी 8 है। इसका मतलब मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेटा वो सेम आ रहा है, और सेम आने की वजह से गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यस, गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, इसमें आपको कहा गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें से एयर को बाहर निकाला जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा, जिसमें आपकी 1/4 गैस बाहर निकल जाती है या एयर बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है बेटे कि आपके पास, हमें यही नहीं पता कि टोटल जो गैस है या जो एयर है उसके अंदर प्रेजेंट है सिलेंडर के वो कितनी है। तो हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट, ये सेकंड पार्ट है बेटे क्वेश्चन का, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो हम x एज्यूम कर लेते हैं, हमें नहीं पता तो हमें x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा रिमूव कितनी की गई उसमें से, रिमूव एयर, रिमूव्ड एयर कितनी है 1/4 ऑफ x है, यानी कि x को बाहर निकाला गया 1/4, तो 1/4 ऑफ x हो गया। तो अब रिमेनिंग कितनी गैस उसके अंदर बचेगी, मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम गैस है उसके अंदर और उसमें से 1/4 बाहर निकाली गई है। 1/4 का मतलब है उसका 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ 100 निकालें तो कितना आता है, कट करें तो 25 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम गैस में से 25 ग्राम गैस को बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो बचेगी कितनी, यानी कि रिमेनिंग गैस कितनी बचेगी, 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75 ग्राम गैस बचेगी। ठीक है, इस तरह से। अब फिर वो कहता है कि अब फिर से अगेन 1/4 ऑफ गैस जो रिमेनिंग गैस बची है उसमें से बाहर निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब फिर से क्या करूंगा, 75 का 1/4 फिर से निकालूंगा। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में कैसे करना है। तो हमारे पास टोटल गैस बेटा x थी और हमने 1/4 ऑफ x बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग गैस कितनी बचेगी मेरे पास, रिमेनिंग गैस या एयर आप लिख सकते हो, एयर लिख लेते हैं। एयर कितनी बचेगी आपके पास, तो बचेगी बेटा x में से हम 1/4 ऑफ x या x/4 भी हम इसको राइट कर सकते हैं, बाहर निकालने माइनस करें इसमें से तो कितनी बचेगी मेरे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4, यहाँ पे इसको 4 से ऊपर भी 4 से, तो 4x - 1x, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 है। तो ये मेरे पास जो रिमेनिंग गैस बची है वो 3x/4 बची है बच्चा। ठीक है, अब फिर से वो कह रहे हैं कि अब इस गैस में से ये जो रिमेनिंग गैस बची हुई है, पहले टोटल गैस ये थी, अब रिमेनिंग ये बची है, अब इसका भी 1/4 हम फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये केस 2 चल गया, अभी केस 1 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, केस 2 चल गया। अब वो कह रहा है कि अगेन 1/4 ऑफ एयर रिमूव्ड, हमने फिर से एयर को बाहर निकाला, तो कितना निकालेंगे हम 3, तो टोटल कितना बचेगा 3x/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो आंसर आएगा 3x/16। अब ये गैस हमने बाहर निकाल दी है, अब कितनी गैस बचेगी बेटा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस गैस में से इस गैस को जो मेरे पास बची रिमूव की गई है उसको माइनस किया जाएगा। जैसे इसमें से इसको माइनस किया, अगेन हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो अब आपके पास ये रिमूव्ड गैस होगी, ये रिमूव्ड होगी। ठीक है, अब मेरे पास कितनी बचेगी, तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी मेरे पास, मैं क्या करूंगा 3x/4 में से जो हमारी रिमूव्ड गैस है उसको हम माइनस करेंगे, अगेन इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, आएगा 16, इसको 4 से करेंगे, ऊपर भी 4 से, 4 3 =
12x माइनस यहाँ पे बचेगा 3x। तो मेरे पास कितनी गैस बची बेटा 9x/16। ठीक है, तो ये मेरे पास गैस बची है। अब आपको इससे आगे नहीं करना है, यहीं तक सफिशिएंट है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे पास स्टार्टिंग में गैस थी x, उसके बाद जब मैंने उसका 1/4 गैस बाहर निकाला तो मेरे पास गैस कितनी बची, रिमेनिंग कितनी बची मेरे पास, ये रिमेनिंग है 3x/4 बची। उसके बाद फिर से मैंने उसको 1/4 गैस को या एयर को बाहर निकाला तो मेरे पास गैस कितनी बची बेटा, अब बची है 9x/16। तो मेरे पास 3 टर्म्स आ चुकी है। कौन कौन सी बेटा, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ये 3 टर्म्स आपके पास बचती हैं। यहाँ पे रिमेनिंग की बात हो रही है। तो टोटल गैस यानी कि अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो एपी कैसे बनेगी बेटा, पहले बनेगी A1 जो स्टार्टिंग में गैस थी x, फिर उसके बाद कितनी बचेगी बेटा ये 3x/4, फिर उसके बाद कितनी बचेगी 9x/16, और इस तरह से हम बार बार इसको निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बेटे इस क्वेश्चन का। अब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अब इसको समझिए। हमने इसमें से 1/4 गैस बाहर निकाल दी है। अब वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एपी बनी है क्या ये एक्चुअल में एपी है या नहीं। तो वो कैसे हम चेकआउट करते हैं बेटा, डी की हेल्प से, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या फॉर्मूला बताया गया था, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और आगे A3 माइनस A2 करके। तो हम इनको ही चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरा A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है सेकंड टर्म, ये A3 है थर्ड टर्म। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर डी सेम आ गया तो हम कहेंगे कि गिवन सिचुएशन एपी फॉर्म करती है, अदरवाइज नहीं करती। यहाँ पे क्या आएगा 3x/4 माइनस करेंगे x को, और अगली बारी में 9x/16 में से हम माइनस करेंगे 3x/4 को। ठीक है, इसको चेकआउट करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे कर। अब हम यहाँ पे डी फाइंड आउट करेंगे बेटा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4, तो यहाँ पे 4 से ऊपर भी 4 से सेम हो गया, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4x इक्वल टू, अगले में चलते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 16, क्या आता है देखो 9x, इसको 16 बनाना है तो ऊपर भी 4 से, तो माइनस 4 3 12x, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है बेटा माइनस 3x/16। तो आप चेक करें बेटे, देखो इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों डी जो है सेम आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब मेरी जो गिवन सिचुएशन है वो एपी फॉर्म नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को बेटे अप्रोच करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में अगर आप चेकआउट करें, इसमें आपको कहा गया कि आपको एक गड्ढा करना है जिसमें आपको फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है बेटे वो 150 रुपीज है, और उसके बाद जैसे जैसे आप 1 मीटर को गड्ढा खोदते जाएंगे तो आपको 50 रुपीज यहाँ पे राइज होते चले जाएंगे उसके। इसका मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे गड्ढा किया, इसको खोद लिया, तो खोदने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट 1 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर पे अब मेरे को 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। फिर मैं एक और गड्ढा करता हूँ जो 1 मीटर का है, अगेन 50 रुपीज़ चार्ज होते हैं। तो इस तरह से हमारे वो जो कॉस्ट है वो पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट मीटर पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर वो कितना है बेटा 150 है। ठीक है, तो सेकंड पे कितना पड़ेगा, सेकंड मीटर पे यानी कि 2 मीटर पे, ठीक है, वो कितना है 150 प्लस 50 करना पड़ेगा क्योंकि अगले पे 50 रुपीज़, इन दोनों का सम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा 200 का। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो एपी बन के आती है वो कैसी आती है। फिर थर्ड पे कितना बनेगा बेटा, यानी कि थर्ड में हम क्या करेंगे 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि ये वाला 50 और ये वाला 50 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन गया 250 बन गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये कंटिन्यू रहेगा। तो आपके पास जो एपी बनती है बेटा वो क्या बनती है, पहले फर्स्ट में 150, फिर आगे आ जाता है 200, फिर नेक्स्ट आ जाता है 250, फिर उसके बाद 300 आएगा, ऐसे करते हुए आपकी एपी बन जाती है। अभी ये एपी बन चुकी है, अभी हमें इसको चेक करना है कि ये एक्चुअल एपी है या नहीं सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, डी होता है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करके निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से करना है। तो आप देखेंगे बेटे यहाँ पे कि जो मेरा डी है वो कैसे निकलेगा 200, देखो ये A1 आ गया, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 200 माइनस 150 इक्वल टू 250 माइनस 200, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो आपके पास वैल्यू देखेगा क्या आ रही है 50, और इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आता है 50। इसका मतलब जो डी है वो मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इस सिचुएशन के हिसाब से हम इसकी एपी बना सकते हैं, इसकी एपी फॉर्म हो सकती है। तो बच्चों
फोर्थ पार्ट आपके पास है जिसमें आपको क्या कहा गया है कि आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर, जिसमें 10,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जो इंटरेस्ट लगना है पर एनम के हिसाब से वो 8% है, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है, आप कंपाउंडिंग का आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो जो जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। पहले आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो आपने बैंक में जमा किया है पैसा वो कितना है, 10,000 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद जो रेट है यहाँ पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 8% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, पर एनम के हिसाब से लग रहा है। और आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपका प्रिंसिपल है वो तो ये हो गया, यानी कि ये आपका A1 बन जाता है, ठीक है। अब A2 कैसे बनेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 1 साल के बाद आपका कितना अमाउंट बन जाएगा कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू पावर n आ जाता है, ठीक है। करना बेटा यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो आपका प्रिंसिपल कितना बेटा 10,000 है, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट आपके पास 8 है डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे पहले साल का, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास कितना बनता है, 10,000 इंटू, अगर इसका एलसीएम ले तो बन जाता है, एलसीएम ले तो बेटा बन जाता है इसको तो 100 प्लस 8 और आपके पास फाइनल वैल्यू आती है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। देखो 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 108 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो 10800, ये आपका A1 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपकी अमाउंट यहाँ पे निकल जाती है, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, 800 रुपीज का मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटे, अगेन फिर से इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंडिंग करना है। ध्यान से समझिएगा, कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट आया है इस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल काम करना है इस फॉर्मूले में। अब यहाँ पे जो 1 साल का गैप था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 साल कर देंगे, यानी कि जो सेकेंड ईयर में अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अब जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू 2 कर देंगे अब यहाँ पे, क्योंकि एन यहाँ पे 2 है। तो वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, देखो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 2। तो आप देखें अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो आपके पास वैल्यू कितनी आई थी, 108 अपॉन 100 आई थी। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 और अगेन 108 अपॉन 100 कर देंगे। उसके बाद आप इसको देखें तो 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना बनता है, 108 को मल्टीप्लाई करना है 108 से, तो यहाँ पे 11664 आ जाता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अब ये आ गया बेटा A2। बस अब आपको कम से कम 3 वैल्यू चाहिए थी, हमें मिल गई। देखो आपके पास स्टार्टिंग जो A1 है बेटे वो आपका यही है जो प्रिंसिपल अमाउंट है। जो A2 आएगा आपके पास वो क्या होगा बेटे, जो आपके पास जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था वो यहाँ पे आ गया, फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है बेटे वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ये आपका A3 बन गया, ठीक है। तो आपकी जो AP बनेगी बेटे वो क्या बनेगी, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। तो A1 क्या है आपके पास, 10,000 रुपीज़ थे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको A2 आया 10800 और लास्ट में आपके पास कितना है 1 बाद ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या ये AP बनी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको यहाँ पे D यूज़ करना है। तो D क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 10800 में से 10,000 माइनस करें और 11664 में से 10800 माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है बेटा। इसको सॉल्व करें तो आपके पास 10,800 में से माइनस करें तो 800 आता है और इन दोनों को माइनस करेंगे 864 आपके पास बेटा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो D है पहले 800 आ रहा था, उसके बाद 864 आ रहा है, तो इसका मतलब D जो है वो सेम नहीं है। तो सेम ना होने की वजह से आपकी जो गिवन सिचुएशन है वो AP फॉर्म नहीं करती। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वर्ड यूज होता ना बेटे तो ये डेफिनेटली AP बन जाती, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 800 इंटरेस्ट आया था फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर में आप देखिए कि 800 के ऊपर भी ब्याज लगा जो 64 आया अलग से। तो यानी कि 800 यानी कि सेकंड ईयर में आपका जो 800 इंटरेस्ट लगना था उससे ज़्यादा आया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है। तो आपका ये जो सिचुएशन दी रखी है क्वेश्चन में ये AP फॉर्म नहीं करती, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया कि राइट द फर्स्ट 4
टर्म्स ऑफ गिवन एपी, यानी कि एपी बनानी है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और डी दे रखा है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आपको 4 टर्म्स बनानी है इसकी। तो 4 टर्म्स कैसे बनती हैं हमें पता है। सोल्यूशन अगर हम निकालें तो आपके पास कैसे आता है, हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है A1 होता है वो A होता है, सेकेंड टर्म A2 जो होती है वो A प्लस डी होता है, थर्ड टर्म जो होती है वो A प्लस 2D होती है, एक कम करके लिखते हैं। A4 जो होती है वो क्या होती है, A प्लस 3D होता है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। कैसे आएगा बेटा, देखो A1 जो है वो A ही है, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म 10 हो गई। A2 क्या है बेटा आपका, A प्लस डी करना है, A प्लस डी करना है, इसका मतलब 10 प्लस 10 करना है, तो आंसर आएगा 20। उसके बाद A3 आपको निकालना है, तो क्या होगा, A प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। देखो 10 2 से 20, 20 में 10 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डी में A में 10 10 10 10 प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। इसमें भी आप 10 प्लस करेंगे तब भी आपके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी अगले आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह से इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया 40। इस तरह से इन क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 4th पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपका A1 जो होगा बेटा वो क्या होगा, A ही होगा, यानी कि आपका -1 आ जाएगा। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके निकालते हैं। तो A प्लस डी कैसे निकालते हैं, -1 प्लस और डी आपके पास 1/2 है। इसमें आपको प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ेगा तब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे -2 + 1 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2, ये आपका नेक्स्ट आ गया। A3 आप निकाल सकते हो, A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D करके, तो -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको यहीं पे भी आप कट कर सकते हो तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो -1 + 1 आपके पास बचा, यानी कि 0 आ जाएगा। A4 कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D करके निकालते हैं, तो -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 करना है बेटा आपको यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 3 हो जाता है, यानी कि -1 प्लस 3/2 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, इसको 2 से ऊपर भी 2 से, तो -2 प्लस ये 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, और इनको सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस माइनस करें तो 1 आता है, डिवाइड में 2 आ जाता है। ये आपका A4 आ गया बेटा। इस तरह से आप बेटे इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका देखो A1 A2 A3 A4 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको 4 टर्म्स निकालने। कैसे निकालने बेटे, A1 दैट इज A, A2 क्या है आपके पास, A प्लस डी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तो बेटे A1 जो है वो आपका A ही होगा, जैसे फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाती है। फिर A2 कैसे निकालेंगे, -1.25 में प्लस करेंगे, किसको प्लस करना है बेटा, D को। देखो D क्या है, -0.25 है। इसको बड़े आराम से करिएगा, कई बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप 0.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो 0.50 बन जाएगा और 1 यहीं पे रह जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे आप जैसे छोटे बच्चे करते हैं बेटे वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप इसको डायरेक्टली ऐसे आराम से प्लस कर सकते हो, 0 5 और ये 1.5, इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना बेटे, ना कि क्वेश्चंस को किस तरह से किया गया है, या जल्दी जल्दी के चक्कर में हम प्लस माइनस को भी गलती कर देते हैं। अब देखो साइन यहाँ पे क्या है, बड़े नंबर का हमें यूज़ करना है, दैट इज माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट A3 निकालते हैं। तो A3 कैसे निकालते हैं बेटा, A प्लस 2D करके निकालना है। कैसे निकलेगा, -1.25 में प्लस करना है हमें 2 मल्टीप्लाई -0.25 हमें करना है। इसको सॉल्व करें, देखो तो क्या बनेगा, 1.25 प्लस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है -0.50, ठीक है। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, -1.25 में प्लस माइनस करेंगे 0.50 को, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 1.75 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है बेटा। इसी तरह आपको A4 निकालना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इसको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज
राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है, आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से निकालते हैं। ठीक है, सो सिंपल। अब आपको इसमें समझना क्या है, इस चीज को समझिए। आपको जब भी कहा जाए फॉर द फॉलोइंग एपी, इसका मतलब है कि ये जो आपको एपी दे रखे हैं ये एक्चुअली में रियल एपी हैं। ठीक है, एपी है, इनको आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, कि डी निकाल के चेक कर रहे हैं, नहीं। जब आपको चेक करने के लिए बोला जाए तभी आप करेंगे। लेकिन अब ये एपी ऑलरेडी हैं, आपको इनका ए निकालना है और डी निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो ए क्या होता है, एक्चुअली में फर्स्ट टर्म होती है, तो यही आपका ए जो है फर्स्ट टर्म बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो ए होगा आपका वो एक्चुअली में क्या होगा, 3 होगा। और डी कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1 करके। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करने का मतलब क्या है, ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है। तो a2 माइनस a1 करेंगे यानी कि 1 माइनस 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -2। बस ये करना है आपको, ये आपका डी आ गया बेटा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे a क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट टर्म ही मेरा क्या होता है, a होता है, तो a क्या हो गया बेटा, 1/3 आ गया। ठीक है, और d निकालना, तो d कैसे निकलता है, a2 माइनस a1 करके। तो ये a1 है, ये a2 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3 को। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो 3 ही आता है बेटा। ठीक है, और 5 माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप देखिए बेटे, इसमें अगर आपको सोल्यूशन निकालना हो तो a क्या होगा बेटा, a मेरा फर्स्ट टर्म होती है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरा a निकल गया। ठीक है, और d निकालना हो तो d कैसे निकलेगा बेटा, बड़ा आसान है, a2 माइनस a1 करके, ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 1.7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1, तो आप इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप इनको सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि पहले चेक करिए कि ये एपी गिवन है, मतलब ये एपी बनाती हैं। अगर ये एपी बनाती हैं तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को इसकी और राइट करना है आपको। ठीक है, चलिए चेक। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को ध्यान से रीड करेंगे तो पता चलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब हमें इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो चेक करने के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें आपको डी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2 होता है और a4 माइनस a3 निकालना। इसका मतलब है कि कम से कम आपको 3 टर्म्स को यहाँ पे चेक करना है, ये ध्यान रखिएगा। 4 भी आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, कई बार ऐसी एपी आपको गिवन होंगी जिसमें स्टार्टिंग के 2 या 3 तक तो मैच करेंगे लेकिन आगे वाले मैच नहीं करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहले 2 को निकाल के चले आते हैं एग्जाम में और लास्ट वाले में आगे देखते हैं कि वो एपी नहीं हो रहा था और हम उस पर यस पे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको कम से कम 3 से 4 वैल्यू आपको फाइंड आउट जरूर करनी है। तो यहाँ पे आपके पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। इसको चेक करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, 4 माइनस 2 करेंगे, आगे 8 माइनस 4 करेंगे और उससे आगे 16 माइनस 8 करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे। आपको जस्ट इनके नीचे वैल्यू पुट करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इनको माइनस किया 2, इनको माइनस किया 4 और इनको माइनस किया तो 8। आप देखेंगे कि बेटा डी यहाँ पे मेरा सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं फॉर्म कर रही, तो आंसर आएगा नो। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको यही छोड़ देना है। जब ये एपी फॉर्म होगी तब हम आगे की टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में आप देखिए बेटा, ये मेरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो हमें डी निकालना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a1, a4 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। देखो 5/2 माइनस 2 करेंगे बेटा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 माइनस 5/2 करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं प्रॉपर इसका, तो एलसीएम आ जाता है 2 और यहाँ पे इसको 2 से ऊपर भी 2 से, तो ये आ गया 5 माइनस 4। ठीक है, इसको भी हम चेक करें तो बेटे आंसर आ जाता है यहाँ पे 2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2 से ऊपर भी 2 से, तो ये आ गया 7 माइनस 6। तो आप इनको सभी को देखें तो बेटा आंसर आ रहा है 1/2, इसका आंसर आ रहा है 1/2 और इसका आंसर भी 1/2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डी जो है बेटा वो आपका सेम आ रहा है। तो डी सेम आने का मतलब क्या है, यस ये एपी है। ठीक है, अब जब ये एपी बन चुकी है तो हमें क्या करना है, इसकी अगली 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ,
फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड, ये 3 टर्म्स और निकालनी है। बहुत आसान है, कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको जो ये वाली A4 है ना, हमें जस्ट इसमें D ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो A4 है, A5 हमें चाहिए, तो A5 कैसे करते हैं, A5 हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली A4 में D प्लस कर देते हैं, है ना। इतना आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप प्रॉपर फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कैसे, देखो 7/2 में प्लस कर देंगे 1/2, यानी कि D प्लस कर दिया, इसमें हम D प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8/2 और कट करें तो आंसर आता है 4। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 4। A6 हमें निकालना है, तो A6 में हम क्या करेंगे, ये जो अगली टर्म आई है इसमें अगेन क्या करेंगे, प्लस 1/2 कर देंगे। तो 4 में अगर 1/2 ऐड करें तो इसका एलसीएम लें तो आपके पास आंसर कितना आता है 2, और ये बन जाता है 8 + 1 और आंसर आ गया 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई 9/2 और लास्ट रह गई है। तो A7 कैसे निकलेगा बेटा, ये लास्ट टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, अगेन 1/2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/2 और कट करें तो आंसर आया 5। तो ये लास्ट टर्म। तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, देखो एपी को चेक करना है पहले। तो एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, दैट इज A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 हमें करना है। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखिए, ये आपका A1 है, यहाँ से यहाँ तक की आपको A2 है, ये आपको A3 दे रखा है और ये आपको A4 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको ऐसे समझना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो A2 क्या है मेरे पास 3 + √2 है और इसमें से माइनस करेंगे किसको, A1 को, ये रहा A1। फिर अगली टर्म में आते हैं A3, ये रहा A3। तो 3 + 2 √2 में से माइनस करेंगे A2 को, ये रहा मेरा A2, दैट इज 3 + √2, ठीक है। फिर अगले वाली A4 - A3 करेंगे, यानी कि 3 + 3 √2 A4 में से हम A3 को इसको माइनस करेंगे, -3 + 2 √2, ये करना है। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। देखो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, ये तो यही कट गए, तो आपके पास क्या बचा, ओनली √2 बचा। इधर आ जाते हैं, देखो बाहर ब्रैकेट के साइन माइनस है तो हम अंदर के साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि इसको नहीं चेंज करना है। 2 + √2, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस √2 हो गया। अगले वालों को भी कर लेते हैं हम सॉल्व, ये सेम रहेगा 3 + 3 √2, ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, माइनस हो जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस करें तो 2 √2, इस तरह से। अब इसको और सिंप्लीफाई करते बेटा, तो देखो आपको क्या मिलता है, देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचता है, ये √2 यहीं पे है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 √2 - √2, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। आगे देखें, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, कैंसिल हो गया, 3 √2 - 2 √2। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपने 9th क्लास में सीखा था कि जो सेम रूट वाले हों उनके अगर प्लस माइनस करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि √2 ही बचेगा, यहाँ पे 1 लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें बेटे, 3 में से 2 को अगर माइनस किया जाए तो 1 बचता है, √2 आ गया, यहाँ पे भी 1 लगा सकते हो, इसके आगे 1 मल्टीपल में होता ही है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे जो D है वो मेरा सेम आ रहा है, तो सेम आने का मतलब क्या है कि ये AP है, यस ये AP है। अब जब ये AP बन चुकी है तो हमें पूछा गया है कि बेटा इसकी अगली 3 टर्म्स को भी निकालना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो A4 तक तो आपको दे रखा है, हमें क्या चाहिए A5। तो A5 कैसे निकालें, बड़ा आसान है, ये जो D हमें मिला है हम इससे प्रीसीडिंग टर्म में क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे, बहुत आसान है। देखो इसका मतलब है A4 में हमें D ऐड करना है, तो 3 + 3 √2 में प्लस करेंगे इस D को, D क्या है √2 है। तो आप देखें बेटा यहाँ पे 1 आ गया, 3 में 1 प्लस करें तो कितना आंसर आता है, 4 आ जाता है। ये 3 का 3 रह गया, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो 3 + 1 करें तो +4 आता है, साथ में √2 कॉमन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह 6 निकाल सकते हो आप। अगर इस पैटर्न को भी थोड़ा सा समझे तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेटा पहले 3 था, फिर यहाँ पे 1 √2 आया, फिर 2 √2 आया, फिर 3 √2 आया, फिर 4 √2 आया। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, 3 + 5 √2 आएगा, और A7 में क्या आएगा 3 + 6 √2 आएगा। इस तरह से आपकी AP कंप्लीट हो जाती है बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से कीजिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा बेटा। ये पैटर्न्स को आप बार बार फॉलो करते रहिए। D मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूं वो आपको अगली एक्सरसाइज में आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेटे आपको इस पैटर्न को ही फॉलो करना है ज्यादातर। क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं जिसको हमें और सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, सोल्यूशन अगर हम इसका निकाल लें
तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1a है, फिर 2 3 4। अगर हम यहाँ पे d चेक करें तो d क्या होगा बेटा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 2a माइनस 1a करेंगे, 3a माइनस 2a करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी है, 2 में से 1 को माइनस करें 1 आता है a, 3 में से 2 को माइनस करें 1a, तो d जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो आप क्या करें, डायरेक्टली पैटर्न्स में भी देख के इसको सॉल्व कर सकते हो या आप इसमें डायरेक्टली d प्लस कर सकते हो, ठीक है। यानी कि a4a में नेक्स्ट टर्म अगर मुझे निकालनी है तो 4a में मैं 1a को ऐड करूंगा तो 5a आ जाएगा, फिर 5a में नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं 1a ऐड करूंगा तो 6a आ जाएगा, और 6a में 1 ऐड करेंगे तो 7a आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट टर्म जो बनेगी 5a 6a 7a, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो बेटे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे, इसको आराम से करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए कि क्या ये स्क्वायर रूट होता है, क्या 3 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, नहीं। तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं बेटा, देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। हम इसको स्प्लिट कर लिया, 2 3 जा 6 होते हैं, इन दोनों को ये चीज बनाया जा सकता है। अगले में देखें तो ये क्या बनाता है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बनाता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बनाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे। देखो हम क्या करना है, इनको d, हमें तो d चेक करना है बस। तो d कैसे चेक होगा बेटा, ठीक है। d को देखिए तो d क्या होगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 हमें करना है। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और माइनस करना है अंडर रूट 3, ठीक है। अगले वाले में इसमें से इसको माइनस करते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में से माइनस करना है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। और नेक्स्ट में हम देखें तो इन सभी को हम अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बेटा, देखो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में इससे माइनस करें अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। तो माइनस करें तो कैसे करेंगे बेटा, आप देखेंगे कि यार रूट 3 और रूट 3 को मैं कॉमन ले सकता हूं, यानी कि इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो रूट 3 मेरे पास कॉमन आता है। रिमेनिंग क्या बचता है मेरे पास, रिमेनिंग बचता है यहाँ पे बचा अंडर रूट 2 और यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1 बचता है, ठीक है। अगले वाले पार्ट में देखें तो यहाँ पे रूट 2 रूट 3 कॉमन आ रहा है तो रूट 3 को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचता है, रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बनता है, ठीक है। और इनमें अगर आप देखें तो इनमें रूट 3 और रूट 3 कॉमन आता है और रिमेनिंग बचता है आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 3 बचता है, ठीक है। ये बचा बेटे। अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपल आपको देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला d और ये वाला d मैच नहीं हो रहा है तो d यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। तो d सेम नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एपी फॉर्म नहीं करता। ओके, तो बेटे ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को बेटे सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ में बेटे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।